Hello, am I audible to all of you now? Someone was asking a question. I don't recollect his name. Has he joined? The one who was asking the question. So if you have joined, please continue with your questions. I couldn't hear your questions completely. Who was asking the question? I guess I need to message him to join back again. चलिए, ये आपको समझ में आ रहा है? Let's till he joins back, we'll continue with this question paper. Fine. तो अब समझ में आ रहा है, ये जो सेकंड पेज था, यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? We have attempted 5th, we have attempted 7th, we have attempted 8th. So 5, 7, 8. We have skipped these questions. Why I have skipped this question? Because अगर आपको नहीं पता है तो we can skip it. अगर आपको पता है तो we can attempt it. यहाँ पर भी अगर न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो ये 6 वाला क्वेश्चन भी सही होने के चांसेस हैं. If you have read the current affairs properly, जो मैंने जैसे बताई उस तरीके से. Clear? Any doubts about 7th question? सर इसमें ऐसे भी सोच सर 8th वाले में ऐसे भी सोच सकते थे कि टैक्स बेनिफिट यूजुअली इनकम टैक्स में मिलता है, डायरेक्ट टैक्स में. सो दैट कैन आल्सो. Okay, fine. Yeah, that can also be a what you can say the logic behind it. बट वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में या तो आपको 2 ओनली अटेम्प्ट करना है या तो नीदर वन नॉट टू. डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिसाइडिंग. यहाँ पर भी कैसे देखो, एक तो चीज पहले होती है कि डिसीजन चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो taking a quick decision is also very important. Because see, it's not necessary always that ki whatever decision you take it should be correct, but at sometimes taking decision quickly is also very important, whether it is a correct decision or wrong decision. Fine. Yes. ठीक है, चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. अब ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देखने के बाद में आपको क्या लगता है, वेदर यू शुड अटेम्प्ट इट और यू शुड नॉट अटेम्प्ट इट? और अगर अटेम्प्ट करोगे तो कब करोगे, अगर नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? Too many data and facts. टू मच डेटा है तो अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो छोड़ दोगे. इज इट क्लियर? अगर जिसकी पढ़ाई नहीं हुई इज रिलेटेड टू दिस डेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्किप दिस क्वेश्चन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट आई विल टेल यू, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का जो रिवीजन क्लास ली थी और इकोनॉमिक्स में मैंने कुछ रिवीजन टॉपिक्स बताए थे, उस समय में मैंने ये बताया था कि एवरी ईयर देयर इज एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट. तो हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. इससे पहले भी पूछा गया था, उसके पहले भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था. जब से आया है तब से ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो इससे ये पता चल रहा था कि एफआरबीएम पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो उस समय में एफआरबीएम रिव्यू कमेटी का रिपोर्ट आया था और वो न्यूज़पेपर में था, न्यूज में आ रहा था. तो उस समय में के जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने ये एफआरबीएम रिव्यू कमेटी का रिपोर्ट पढ़ा था और पढ़ा था. तो ये रिपोर्ट के जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर एग्जाम में याद है तो अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर पिछले 5-6 महीने में या पिछले 1 साल में ऐसा अगर कोई रिपोर्ट अगर आया है रिलेटेड टू द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वो आपको करना था, दैट वाज एक्सपेक्टेड. अगर ठीक है, अगर आपने नहीं भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्डली स्किप दिस क्वेश्चन, नो वरीज. बट as I'm telling you, the context of asking this question or how you could have what you can easily find out the answer in 2018, that कि अगर आपने इस ट्रेंड को पहचाना होता कि एफआरबीएम पे हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर एफआरबीएम रिव्यू कमेटी की अगर कोई रिपोर्ट आई है तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू वर एक्सपेक्टेड टू know what were the recommendation of the FRBM review committee. Right? अब यहाँ पर मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट तो सबको पता होगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फार्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू द लैंड. लाइक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसर्न लेने की जरूरत है अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई बोरो करना चाहता है. तो अभी अब न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि रिसेंटली ये इशू चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट को बोरो करो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि हम बोरो नहीं करेंगे. तो ये चल रहा है, आपने पढ़ा होगा किस कंटेक्स्ट में चल रहा है ये, बोरोइंग एंड नॉन बोरोइंग. That's union government is asking to borrow the state government while the state governments are not ready to borrow the
borrow from the So GDP context. सर जीएसटी compensation. यस, जीएसटी कॉम्पेंसेशन के रिलेशन में ये पढ़ रहा था। अगर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो उस समय में अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो एग्जाम में आंसर निकाल सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि नेवर स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, यू नेवर नो कि कौन सी न्यूज आपको एग्जाम में मदद करेगी इन फाइंडिंग आउट द आंसर। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट अगर आपको लगता है कि सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी ईदर 2 and 3 only, 1 and 3 only, and 1, 2 and 3. So I guess the answer here in this question is 1 and 3. Second statement is wrong because यहाँ पर एक statement दिया हुआ है, the central government has domestic liabilities of 21% of the GDP, that the state government has 49% of the GDP of the state government. अब मुझे बताइए कि borrowing जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का ज्यादा होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा या यूनियन गवर्नमेंट का ज्यादा होना चाहिए बोरोइंग? आपने कुछ वो फिस्कल डेफिसिट के बारे में कुछ पढ़ा है? फिस्कल डेफिसिट अगर आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट यूनियन गवर्नमेंट का ज्यादा है या स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा। हाँ, और फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे वही दिया, देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज अ लायबिलिटीज ऑफ 49%। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? दिस स्टेटमेंट कुड बी रॉन्ग। So by that logic, I think answer should be 1 and 3 because मैंने क्या किया है कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे पता है कि रॉन्ग हो जाएगा, तो I can't mark 1 only, I can't mark 2 and 3 only because I know second statement is wrong, and I can't mark 1 and 3, 1, 2 and 3 also because I know that the second statement is wrong. तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? आंसर should be 1 and 3 है। समझ में आ गया how I am trying to find out answer here? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट I don't know whether it is correct or wrong, but I am very sure that the second statement is wrong and I am very sure that the third statement is correct. अगर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है तो 1 ओनली ये एलिमिनेट हो जाएगा, और मुझे ये पता है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो 2 and 3 ओनली ये एलिमिनेट हो जाएगा, और मुझे ये पता है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आई कैन इजीली एलिमिनेट 1, 2 and 3 आल्सो, सो आंसर शुड बी 1 and 3 हियर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यस साथ जस्ट चेक इट आउट वेदर आई एम करेक्ट और रॉन्ग। यस सर, यू आर करेक्ट सर। नहीं, ठीक है, तो अब आपके लिए, अब ये मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है। अब आप क्या करोगे? अगर आपको पता है ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3 ऐसे हो सकता है। तो हियर डोंट टेक अ चांस ऑफ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इफ यू कैन नॉट एलिमिनेट सेकंड स्टेटमेंट बिकॉज अटेम्प्टिंग मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है। 50-50% है तो करिए, अदरवाइज अगर if you could attempt you can eliminate only one, then don't attempt it, but if you could eliminate 2 options then try to attempt it. Is it clear? ठीक है, going to the next question. Consider the following statements spun and through। अब जैसे मैंने बताया कि ऐसे वाले जो होते हैं 1 and 2 वाले बहुत आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए। The quantity of imported edible oil is more than the domestic production of the edible oil in the last 5 years। अब ये बेसिक है, अगर आपने किसी ने इंडिया का बेसिक इकोनॉमी अगर पढ़ा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन डज इट व्हाट यू कैन से sufficient to meet the demands of the domestic, or do we import or we export it? Sir, we import, and from Malaysia we import most of our oil, edible oil. So what do you think? The first statement is correct or wrong? Sir, it should be correct. It should be correct. इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं ना ये नॉर्मली सही होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नमेंट डज, अब देखिए पहले स्टेटमेंट के बारे में भी अगर आप यू आर नॉट श्योर बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट द आंसर बाय रीडिंग सेकंड स्टेटमेंट। यस, साथ को पता है कि ये सही है तो इट्स ओके, बट जिसको नहीं पता है आप क्या करोगे? क्वेश्चन को छोड़ोगे या यू विल रीड द सेकंड स्टेटमेंट एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर? You will try. Second statement. The government does not impose any custom duty on all imported edible oils as a special case. Sir, it is wrong for sure, I think. Right? अभी ये तो पता है, आप सेकंड स्टेटमेंट जब पढ़ोगे तो आप इसको इजीली यू कैन फाइंड आउट दैट कि सेकंड स्टेटमेंट कोई किसी भी तरीके का कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता है ऑन ऑल इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। आपको क्या लगता है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, तो आंसर शुड बी क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी ईदर 1 only or it should be neither 1 nor 2. Am I right? Yes sir. तो क्या होना चाहिए? तो आंसर,
तो व्हाट विल यू मार्क? यू विल Answer मार्क is- वन, यू विल मार्क वन ओनली, और यू विल मार्क नीदर वन नॉट। अब यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, आप क्या करोगे? पहले स्टेटमेंट को सही कंसीडर करोगे या सेकंड स्टेटमेंट को सही करना, सॉरी या रॉन्ग कंसीडर करोगे? ठीक है, अगर 7 को पता है ही विल मार्क वन ओनली, अगर आपको नहीं पता है तो आप दोनों में से कोई भी मार्क करो, चाहे वन ओनली मार्क करो, चाहे या नीदर वन नॉट टू मार्क कर दो। 50-50% चांसेस हैं। तो ऐसे टोटल एग्जाम में अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे। अराउंड 20 to 30 में प्रोबेबिलिटी कितनी? यू विल गेट 15 करेक्ट। तो आपको याद है मैंने बताया था कि इजी वाले 40 होते हैं और क्वालिफाई करने के लिए और आपको 20 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, सो दैट यू कैन कम टू दैट थ्रेशोल्ड ऑफ 50% मार्क। तो अगर ऐसे ये 50-50% वाले भी अगर आप 20 करोगे तो उसमें से 10 रॉन्ग होंगे, 10 सही होंगे। अगर बैड लक आपका बहुत खराब है तो उस सिचुएशन में 10 रॉन्ग होंगे, 10 सही होंगे। अगर आपका लक अच्छा है तो 15 सही होंगे और 20 करेक्ट होंगे। Am I right? So in both the cases you will qualify the exam. Is it clear? ठीक है, going to the next question. Question number 11. What will you do with this question? You will attempt or you will not attempt? ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। What will you do? Sir, I will leave it. You will leave it. Anyone else? किसी को आंसर पता है इसका? आप में से आप कितने लोगों को? टोटल 17 लोगों, 17 लोगों में से कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर पता है? एग्जैक्टली क्या है? यस इकरा। About Mazini. सर लाला लाजपत राय। हाँ, लाला लाजपत राय। आंसर आपको पहले से पता था या अपने आंसर की में देख के पता किया है? यस इकरा। इकरा, who said it is लाला लाजपत राय? यस जैनब, you knew it, fine. अगर आपको पता है तो you should attempt it. अगर आपको हाँ बोलिए। Sir, about Shivaji and Mazini Charitra in to Lala Lajpat. ठीक है, अगर आपको पता है, आप किसने लिखे? आउट ऑफ 70 आई गेस हार्डली 1 or 2% नो अबाउट इट। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला है, तो आई थिंक कि आउट ऑफ 5 to 6 लाख पीपल हु हैव अपियर्ड दिस एग्जाम, उसमें से हार्डली मुझे लगता है कि 10,000 लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। श्योर आंसर, समझ में आएगा? और 10,000 ऐसे होंगे जो तुक्के मार के सही निकालेंगे, लेकिन बाकी के लोगों के चांसेस यहाँ पर रॉन्ग होने के ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करोगे जब आपको श्योर पता है कि इसका आंसर क्या है, अदरवाइज यू विल लीव दिस क्वेश्चन। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन देन वी विल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, विल यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू विल नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? सबसे पहला ये चीज है, will attempt. वी विल अटेम्प्ट। ठीक है, तो पढ़िए, रीडिए, कंसीडर द फॉलोइंग, सॉरी रीड दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। ये तो बहुत न्यूज में चल रहा था अभी रिसेंटली, सिटीजनशिप ज्यादा न्यूज में चल रहा था। तो आपको क्या लगता है कि कैन आधार कार्ड बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल? No sir, we can't use it as a आधार कार्ड कैनॉट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। समझ में आ गया? सेकंड स्टेटमेंट, वंस इश्यूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इश्यूइंग अथॉरिटी। तो ये सही है या रॉन्ग है? ये बेसिक था, आधार बनाने का पर्पस ही यही था कि एक परमानेंट नंबर बनाया जाए, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर बनाया जाए कि जिसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है या रॉन्ग है? correct. करेक्ट है। आप मुझे बताइए कि 2019 में आधार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था जब हमने डिस्कस किए थे, याद है आपको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसमें एक आधार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि आई गेस इंटरफेस वाला, यूजर इंटरफेस वाला, या फिर वो होता है ना बायोमेट्रिक सिस्टम वाला, एक क्वेश्चन पूछा गया था।
related something to the signature. डिजिटल सिग्नेचर वाला नहीं, डिजिटल सिग्नेचर वाला एक अलग है। आधार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, एपीआई ऐसा कुछ क्वेश्चन था, याद है? अब ये जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं ना, इसमें आप एक रिपीटेशन देखोगे, यहाँ पर आधार से रिलेटेड रिपीटेशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, यहाँ पर एडिबल ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री एक्सपोर्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द राइस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद, अगर किसी ने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन 2019 क्वेश्चन और नॉट, कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, नीचे में से कौन सा कंट्री ये पूछा गया था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 का वो सेम एरिया, यहाँ पर और इंडिया क्या ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंडिया क्या ज्यादा इंपोर्ट करता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यू कैन सी आधार रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एफआरबीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो 2019 में भी एफआरबीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2018 में भी एफआरबीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो दीज आर द एरियाज वेयर द यूपीएससी इज ऑलवेज रिपीटिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पेपर इसलिए एनालिसिस करना चाहिए, यू विल गेट एन आइडिया दैट ऑन व्हिच यूपीएससी इज रिपीटेडली आस्किंग द क्वेश्चंस। समझ में आ गया? तो अब हमने जो लॉजिक से जो क्वेश्चन सॉल्व किए, अब तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने? 12 क्वेश्चन सॉल्व किए। 12 में से कितने क्वेश्चन हमने स्किप किए थे, याद है? ओके, वी विल सी। सर 12, हाँ 12 हमने अटेम्प्ट किए थे। 12 में से कितने हमने स्किप किए थे? हमने 11th वाला क्वेश्चन स्किप किया था, 9th वाला क्वेश्चन स्किप किया था, मतलब 2 क्वेश्चंस, 2। देन वी हैव स्किप्ड और यू कैन से, वी विल चेक इट आउट, we have skipped about the merchant discount rate, and we have skipped the, कितने हो गए? 3 हो गए। और we have skipped the ये थर्ड वाला क्वेश्चन और फर्स्ट वाला क्वेश्चन, मतलब how much 5 questions, right? We have skipped 5 questions out of 12 questions, तो 7 we have attempted and 7 we got it correct। जो हमने जो लॉजिक अटेम्प्ट यूज किया था उसके हिसाब से 7 we have got it correct। 7 में हमने देखा था कि 2 में हमको कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था? नीदर 1 नॉट 2 या 1 ओनली और 2 ओनली, ऐसे 2 सवाल थे। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप इस केस में क्या होगा कि 50% तो आपको करेक्ट आ ही रहे, वो जो 2 वाला जो कंफ्यूजन वाला था वो बोनस है। अगर आपको मतलब 100 तो आपके सही हो जाएंगे इस लॉजिक से, अगर वो 50% वाले जो थे उसमें से सही हो गए तो अबव 100 मतलब या तो आपके अबव 100 110 मार्क्स हो जाएंगे या तो 120 मार्क्स। क्लियर? समझ में आ गया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड हाउ दिस थिंग विल हेल्प यू? क्वेश्चन, हाँ बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी है। डी मतलब क्या? नीदर 1 नॉट 2। यस सर। Once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by the issuing authority. Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by issuing authority. ठीक है, तो neither 1 nor 2 है। ठीक है, तो वही तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप क्या करोगे। तो ये तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है ये तो हमने रॉन्ग कंसीडर किया था, तो इसके बेसिस पे हम क्या आंसर अटेम्प्ट करेंगे? या तो 2 ओनली करेंगे या तो neither 1 nor 2 करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 50-50 चांसेस हैं getting it correct or getting it wrong। ठीक है? Yes sir। ओके सर। ठीक है, तो must today be we'll based on like after death, it might go out of the list after death of a person, the Aadhaar number। अब आधार अथॉरिटी को कैसे पता चलेगा कि उस इंसान की डेथ हुई है? So, यू आर राइट, लाइक आपका लॉजिक सही है, बट आई एम आल्सो वेरी क्यूरियस कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आधार डेटाबेस वालों को पता चल जाए कि किसी की अगर डेथ हो गई है तो उनको पता चले। या फिर आपको क्या लगता है कि ऐसा अगर करना है तो क्या करना चाहिए? यू आर राइट, एक्चुअली वी शुड ओमिट द आधार नंबर, बट कैसे करना चाहिए? व्हाट शुड बी द वे ऑफ डूइंग दैट? so maybe they have some they are connected to the SMC, who the death and birth certificate issuing authority। वेरी गुड। maybe तो आप यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो जहाँ पर लाइक जब किसी की अगर डेथ होती है तो उसको हमको रजिस्टर करना पड़ता है, राइट? पहले तो नहीं होता था, बट अभी यू हैव टू रजिस्टर बर्थ एंड यू आल्सो हैव टू रजिस्टर डेथ आल्सो, राइट?
तो जब आप वो जब डेथ रजिस्टर करोगे तो उस समय में अगर आप आधार नंबर लेकर अगर आप डेथ रजिस्टर करोगे, by taking आधार नंबर of the person who has what you can say died, then obviously automatically we can what you can say eliminate or we can omit the persons what you can say the data. Yes, sir. Fine. चलिए anyway, तो अब ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस कि व्हिच क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड एंड व्हिच क्वेश्चन नॉट टू बी अटेम्प्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। और क्वेश्चन को एग्जाम में जितना नॉलेज आपके पास में है उसके बेसिस पे आंसर कैसे डिराइव करना चाहिए, दैट्स व्हाट वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन इन दिस कमिंग डेज, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि दैट्स मोर इम्पोर्टेंट नाउ, बिकॉज 15-20 दिन में पढ़ाई तो होने वाली नहीं है। आपने अब तक जितना भी किया है दैट्स इनफ टू फाइंड आउट द आंसर इन द एग्जाम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I hope this session is helping you a lot. We will have more such what you can say like maybe or I say like we will have more 10 such session till 20th of September, and then you can have revision as per the जैसे मैंने आपको ये बताया है कि उसके हिसाब से आप बाकी के जो 15 दिन बाकी हैं उस पे आप रिवीजन कर सकते हो accordingly the questions which we are discussing. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, we'll stop it here today. Tomorrow we'll continue. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome. Thank you, sir.